Hello students, welcome back to Sambhav Technical Classes. So after a short break, we are back with a new subject hydraulic machines. अभी तक हमने फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट कर लिया था. अभी हम पढ़ रहे हैं स्पेशली फॉर एसएससी जेईई प्री. बट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि यही सिलेबस, यही कोर्स या यही पैटर्न आपको सभी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में, जैसे कि व्यापम सब इंजीनियरिंग, आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, स्टेट जेईई दूसरी होती है, यूपी ट्रिपल एससी होती है, आरपीएससी होती है, एक्सेट्रा, जो भी ऑब्जेक्टिव लेवल एग्जामिनेशन होती है सभी में आपको पूरा पूरा होने वाला है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ न्यू सब्जेक्ट हाइड्रोलिक मशीन्स. आई होप आपने एफएम पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, पढ़ाई कर लिया होगा अच्छे से. अगर आप नए हैं तो आप प्लीज एफएम देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि एफएम पढ़ने के बाद ही आपको ये चैप्टर, आपको ये सब्जेक्ट है, आपको काफी इजी और काफी इजी समझ में आएगा. अगर आपके एफएम के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो, क्योंकि हम एफएम में हाइड्रोलिक मशीन्स में, हाइड्रोलिक डिवाइसेस में हाइड्रोलिक के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, राइट. तो एफएम आपको क्लियर होना चाहिए, एफएम को पता होना चाहिए अच्छे से कि क्या चीज है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं एफएम में. तो अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप नए हैं तो आप पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट आपकी अवेलेबल है चैनल के उसमें. तो शुरू करते हैं हमारा नया सब्जेक्ट हाइड्रोलिक मशीन्स. वो शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इससे बेनिफिट मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके आगे के लेक्चर्स बनाने के लिए. थैंक यू सो मच. तो शुरू करते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स. हाइड्रोलिक मशीन्स मतलब सिंपली वो मशीन्स जो हाइड्रोलिक यानी वाटर पे काम करती हैं. मेनली हम इस बात करते हैं. हम इनमें एक्चुअली बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं. हम जो पढ़ते हैं हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से वो पढ़ते हैं टर्बाइन और पंप्स. उनको पढ़ने के पहले हम एक और सब्जेक्ट पढ़ते हैं. सब्जेक्ट मतलब एक चैप्टर पढ़ते हैं छोटा सा, जो कि है इंपैक्ट ऑफ जेट्स. तो इसके हम 3 पार्ट करते हैं बेसिकली. फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंपैक्ट ऑफ जेट्स, सेकंड हम पढ़ते हैं टर्बाइन, थर्ड हम पढ़ते हैं पंप. ये दोनों समझाऊंगा बाद में आपको. आज हम शुरू करेंगे इंपैक्ट ऑफ जेट. कुछ जगह पर कुछ बुक्स ऑफ टीचर्स इसको एफएम में पढ़ाते हैं, पर ये एक्चुअली यहाँ पे इसका बहुत काफी काम आता है. इंपैक्ट ऑफ जेट्स पढ़ते हैं हम. अब इंपैक्ट ऑफ जेट मतलब क्या होता है कि भाई जेट मतलब अगर कोई जैसे पाइप में कोई फ्लूइड निकल रहा है, वो जेट निकल रहा है, उस जेट का किसी भी जगह पर टकराने पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा हम वो पढ़ते हैं. मतलब क्या फोर्स पड़ेगा, कितनी एफिशिएंसी होगी, ट्रांसमिशन होगा तो कितना पावर में ट्रांसमिट हो सकता है, कितना वर्क डन होगा पर सेकंड में, एटसेट्रा. हम पढ़ेंगे इन सब बात को अच्छे से. पर आगे पढ़ाने के बारे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें पढ़ने क्या वाला है वो समझ लीजिए अच्छे से. क्योंकि अगर हम सीधे पढ़ना शुरू करते हैं तो एक के बाद एक बहुत सारी चीजें आती हैं समझ में. बात अच्छा क्या चल रहा है, कौन सा क्या समझते हैं, 10 मिनट लगेंगे कि है क्या, हम पढ़ने क्या वाले हैं. इंपैक्ट ऑफ जेट में हम बेसिकली 2 केस पढ़ेंगे, है ना. हम बात करते हैं कि व्हेन द प्लेट इज स्टेशनरी. अगर हमारा जो जेट है वो एक स्टेशनरी प्लेट पर टकरा रहा है तब क्या होगा. इस केस में हम पढ़ते हैं फर्स्ट कि वर्टिकल प्लेट अगर है तो क्या, इंक्लाइंड प्लेट अगर है तो क्या, कर्व्ड सरफेस है अगर तो क्या. अब इस कर्व्ड सरफेस पे हम 2 बातें करते हैं. अगर एक कर्व्ड सरफेस सिमेट्रिकल है तो क्या, और अनसिमेट्रिकल है तो हम पढ़ रहे हैं इंपैक्ट ऑफ जेट. के जेट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब प्लेट स्टेशनरी होगी और प्लेट कैसी होगी, इस तरीके से सरफेस होगा प्लेट का. ये बात है. हम एक पढ़ते हैं when the plate is hinged. कुछ लोग इसी का फोर्थ केस मान लेते हैं, हम भी ये मान लेंगे फोर्थ केस इसका. पर एक्चुअली वो अलग भी हो सकता है कि आप प्लेट एकदम फिक्स नहीं है, वो हिंज है. हिंज मतलब क्या होता है कि यहां से ये जैसे अटकी हुई है तो इट कैन मूव दिस वे, अटकी हुई थिंग्स, राइट. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हेन द प्लेट इज मूविंग. अब इस मूविंग प्लेट में भी हम पढ़ते हैं फर्स्ट जब वो वर्टिकल प्लेट हो,
जब वो इंक्लाइन प्लेट हो, जब कर्व सरफेस हो, वही सेम बात इसमें भी हम पढ़ते हैं जब सिमेट्रिकल हो और अननॉन सिमेट्रिकल हो। फिर हम पढ़ते हैं कि अगर ये तो एक प्लेट सिंगल प्लेट की बात कर रहे हैं, सिंगल सरफेस, वर्टिकल है, इंक्लाइंड है, कर्व्ड है, सिंगल सरफेस। अगर सीरीज ऑफ कर्व हुआ तो कर्व, सीरीज ऑफ प्लेट्स हुआ, सीरीज ऑफ प्लेट्स। नेक्स्ट होता है हमारा सीरीज ऑफ रेडियली कर्व्ड वेन्स। वही सरफेस कहना, मतलब ये प्लेट्स मतलब क्या, फ्लैट प्लेट्स हैं और ये वेन्स। इतना कुछ पढ़ना है हमें सिर्फ इस चैप्टर में इंपैक्ट ऑफ जेट्स में। तो इंपैक्ट ऑफ जेट के अंदर हम लाइन से पढ़ेंगे। हाँ भाई स्टेशनरी है तो क्या सीन रहेगा, बस हमें सब में निकालना है मेनली कि क्या फोर्स रहेगा, कितना फोर्स लग रहा है, कितना इंपैक्ट होता है, मतलब फोर्स ही होता है। तो किसी जेट का कितना फोर्स, कितना इंपैक्ट पड़ेगा इन केसेस में, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर इंपैक्ट ऑफ जेट्स। ठीक है, शुरू करते हैं। अब इस इंपैक्ट ऑफ जेट्स में जो इंपैक्ट ऑफ जेट कॉन्सेप्ट है वो काम करता है पूरा पूरा एक इक्वेशन, इसे हम बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। वो क्या होता है जानना जरूरी है, आइए जानते हैं। तो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन पता करते हैं, इसके लिए हम पहले पढ़ते हैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन के लिए आपको पता होना चाहिए न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ, यानी न्यूटन ने ये कहा था सेकंड लॉ में कि किसी भी पार्टिकल पर जिसका मास m है उस पर जो नेट फोर्स लगता है वो उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, हम जो F = ma निकालते हैं वो यहीं से निकलता है। न्यूटन ने कहा था कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। राइट, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। पार्टिकल का मास कांस्टेंट है हमारे, फिर पार्टिकल का निकाल सकते हैं हमारा, मैं सोच सकता हूं इस तरीके से कि F इंटू डी टी इक्वल टू एम इंटू डी वी। दिस द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड एज इंपल्स। तो इंपल्स इक्वल टू एम इंटू डी वी इज नथिंग बट एम इक्वल टू, वही अंदर ले आओ वापस, तो ये जाएगा डी पी। ठीक, इसे हम बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। लिख देता हूं मैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। ये इसको आपसे इस तरह से डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं कभी भी, इस फॉर्म में आ सकता है आपसे, इस फॉर्म में आ सकता है आपसे, इस फॉर्म में आ सकता है। ये देकर पूछ लेंगे बताओ ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन देकर पूछ लेंगे आपसे कि बताओ I = dp है, I = dp प्लस दिस, dp माइनस दिस, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना। या इस तरह शब्दों में पूछ सकते हैं कि बताओ द इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन सेज या स्टेट्स दैट द चेंज इन मोमेंटम, dp मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स फोर्स या कुछ और चीजें। तो इट इज नथिंग बट इंपल्स, इंपल्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। I = dp बहुत जगह काम आने वाला है कि F × dt बोल दो, इसी को हम I बोलते हैं। तो I होता है चेंज इन मोमेंटम, d × p नहीं dp, इट्स चेंज इन मोमेंटम। राइट, पता होना चाहिए, बहुत काम आएगा। हमारा पूरा इंपैक्ट ऑफ जेट इसी पे काम करता है, पूरा इंपैक्ट ऑफ जेट। अगर आपको ये नहीं पता तो आगे करने का मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ी लिख देते हैं एक बार, लिख सकते हैं कि द इंपल्स किसका, फोर्स का इंपल्स होता है ऑफ अ फोर्स F किस पर लग रहा है, पार्टिकल पर। तो एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड ऑफ mass m for a short interval of time dt, for a short interval of time
डी टी। समझ रहे हम कि इंपल्स, किसका इंपल्स, इस फोर्स का इंपल्स इस मास m पर इस शॉर्ट इंटरवल के लिए टाइम dt इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, change in momentum in the direction of force। तो ये डेफिनेशन एकदम बुकिश डेफिनेशन है, या तो एग्जाम पूछ सकते हैं ये क्या, ये लिखा क्या है पूरा, सिंपली आई इक्वल टू डी पी, कि भाई इस फोर्स F का इंपल्स इस m पार्टिकल पर जो लग रहा है इस टाइम के लिए, वो होता क्या है, वो होगा दैट इंपल्स इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। अब हम शुरू करते हैं हमारे केसेस। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। तो आपको याद रखना कि I इक्वल टू डी पी, इतना रखना है। तो इंपैक्ट ऑफ जेट आप समझ रहे हैं होता क्या है कि जब कोई पाइप है, उस पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है प्रेशर, तो वो हाई प्रेशर फ्लोइंग फ्लूइड जब एक नोजल से पास होगा, नोजल का काम क्या होता है, तो नोजल का काम होता है, नोजल ऐसा होता है ना, हम जो आप यार भूलोगे नहीं कभी कि एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है कि कंटिन्यूटी ये होता है, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा मतलब क्या होगा, प्रेशर कम हो रहा होगा। तो इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जब एक हाई प्रेशर फ्लोइंग फ्लूइड जब टकरा आएगा और नोजल से पास होगा, तो वो हाई प्रेशर कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये काइनेटिक हाई काइनेटिक एनर्जी वाला फ्लूइड, मतलब हाई वेलोसिटी वाला फ्लूइड, जब ये हाई वेलोसिटी वाला फ्लूइड हाई वेलोसिटी से हाई स्पीड से जब किसी प्लेट पर की सरफेस पर टकराएगा, तो कितना फोर्स लगेगा, दैट इज नथिंग बट द इंपैक्ट। तो मैं इसको लिखा नहीं रहा हूं पूरा बच्चों, जैसे कि इंपैक्ट इज नथिंग बट द फोर्स बाय द फ्लूइड ऑन द सरफेस, समझ में आ रहा है क्लियर आपको। ठीक है, हम पढ़ते हैं केस हमारा, फर्स्ट केस है हमारा ए, कि व्हेन द सरफेस या प्लेट इज स्टेशनरी। इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि व्हेन, ये लिख लेते हैं, देखिए व्हेन द प्लेट इज वर्टिकल। अगर वर्टिकल प्लेट हुआ तो क्या, समझना आपको अच्छे से, ये एक पाइप है, ये नोजल है, ठीक है, ये रहा इसके अंदर का फ्लूइड, ये है हमारा वर्टिकल सरफेस। जब इसे टकराएगा तो क्या होगा कि फ्लूइड इस डायरेक्शन मूव करेगा, आधा और आधा जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहां पर एक्चुअली एक ऐसा इस तरह से स्प्लिटर रहता है ना, पर वो जरूरत नहीं समझने की, आप तो समझो कि टकरा रहा है और आधा आधा डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, ये हमारा है पाइप, ये हमारा नोजल, इसे हम बोलते हैं जेट। मान लो इसकी वेलोसिटी थी v और मास तो रेट था m डॉट। जितना मास यहां जा रहा है, आधा मास जाएगा यहां m डॉट बाय 2, आधा मास जाएगा यहां m बाय 2। अब इसकी वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, तो हम सेंस जो है कंसिडरिंग स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस कहने का मतलब ये है कि लॉसेस नहीं होंगे। तो जितना वेलोसिटी ये है, मान लेते हैं यहाँ की वेलोसिटी v1, यहाँ की वेलोसिटी v2, तो v इक्वल टू v1 इक्वल टू v2, मतलब सबकी वेलोसिटी v रहेगी, बस मास डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है हम, एक जब एक पाइप से नोजल के थ्रू एक जेट जब निकलेगा तो इस पर टकराएगा, इतना मास जा रहा है, आधा जाएगा आधा जाएगा, वेलोसिटी बताई मैंने आपको। ये प्लेट फिक्स है, किसी भी तरह से मान लो अरेंजमेंट यूज, मैंने अरेंजमेंट लगाया है यहाँ से इसको फिक्स करने के लिए,
वो मैटर नहीं करता, फिक्स ही करना निकालना है। अब हमें फोर्स निकालना है इस पर। हमें पता है कि सर इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या होती है कि फोर्स इनटू dt इक्वल टू dp, राइट? या मैं सोच सकता हूं कि F इक्वल टू dp बाय dt, वही न्यूटन का सेकंड लॉ है ना। ये मैं क्यों लिख रहा हूं इस तरह से, क्योंकि जो होता है dmv बाय dt, तो ये m बाय t जो है ना, मास पर यूनिट टाइम, क्योंकि ये फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ रहे हैं, डायनामिक्स मतलब फ्लूइड मूविंग पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा m चेंज इन m डॉट v इनटू t। m डॉट मतलब क्या होता है, मास फ्लो रेट, सिर्फ मास नहीं है, ये मास फ्लो रेट है, ठीक है। तो हम इस तरह के इसको यूज करने वाले हैं अभी हमारे केस में ना। आप समझ गए इस बात को कि ये है भाई, आई लिख दूं इसको मैं इस तरह से लिख दूं, इस तरह से लिख दूं, बात है कि ये न्यूटन का सेकंड लॉ ही है। तो सिंपली F क्या होता है, जो नेट फोर्स लग रहा है वो होगा चेंज इन द मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, राइट? कितना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है उतना फोर्स लगेगा। अब हम बात करते हैं दो डायरेक्शन में, हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। तो भाई इधर देखेंगे हम, देखो मैं बता दूं को पहले सभी लोगों को, इस डायरेक्शन में बोल रहे हैं प्लस माइनस, इसको बोलता हूं मैं प्लस, ये मेरा कन्वेंशन है, इसको बोलता हूं नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना मोमेंटम है इसका, सर मास पर यूनिट m है, वेलोसिटी v है, तो है ना, मैं लिखता हूं नेट फोर्स, पहले तो नेट फोर्स जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम होगा। तो पहले कितना था सर, पहले था, मैं लिखता हूं जैसे कि ये देखो ध्यान से, मैं एक बार लिख रहा हूं था पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन में, हर बार हम जल्दी शॉर्ट में करेंगे फिर, क्योंकि इसमें जरूरत नहीं बार बार लिखने की। तो मतलब क्या हो गया सर, मास फ्लो रेट और ये इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी हो। तो हम देखते हैं कि इनिशियल माइनस फाइनल ये होता है नेट फोर्स, ठीक है। अब इनिशियल में देखिए हॉरिजॉन्टल में पूरा पूरा m डॉट था, वेलोसिटी थी v, m डॉट इनटू v, माइनस फाइनल जाने के बाद, टकराने के बाद ये जो फ्लूइड है वो वर्टिकली डिस्प्लेस हो गया, मतलब आधे इधर आधे इधर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लूइड हमारा मूवमेंट नहीं है, तो सीधा सीधा जीरो, क्योंकि पूरा पूरा वर्टिकल है, हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल की और वो जीरो है। तो ये सिंपली हो गया Fx इक्वल टू m डॉट इनटू v, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका था, फिर बता रहा हूं कि m डॉट मतलब मास अपॉन टाइम, मास होता है सर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम होता है सर एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा, और ये होता है वेलोसिटी, बताया था मैंने पहले भी। तो जो m है वो हो जाता है रो इंटू a इंटू v, यहां रखूंगा m डॉट, तो ये हो जाएगा रो a v स्क्वायर। तो इतना सब पढ़ने के बाद हमें सिर्फ इतना समझना है कि द इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑफ एन ऑन एन स्टेशनरी प्लेट इज नथिंग बट रो a v स्क्वायर, दैट्स इट, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, जो ट्रैवल कर रहा था पहले से। बात करूं वर्टिकल की, तो वर्टिकल में देखूंगा तो सर सेम चीज, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम देखेंगे हम, तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। इनिशियली वर्टिकल मोमेंटम कितना है सर, पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल है, मास फ्लो रेट, वर्टिकल कुछ भी नहीं इनिशियली, तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस फाइनल में कितना है, तो सर आधा इधर आधा इधर, तो ऊपर वाला पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा m डॉट बाय 2 इनटू वेलोसिटी v, v1 होगी, पर दोनों बराबर ही, तो मैंने भी लिखा हूं डायरेक्ट, इतना है। और कितना है सर, नीचे भी है, नीचे तो नेगेटिव लूंगा, सेम मास फ्लो रेट और वेलोसिटी v, ये कट जाएगा, तो Fy इज नथिंग बट जीरो। मतलब इस जेट का वर्टिकल स्टेशनरी प्लेट पर कोई इंपैक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं पड़ेगा। इस तरह की प्लेट है तो पूरा पूरा इसका इंपैक्ट है वो हॉरिजॉन्टली पड़ रहा है, और दिख भी रहा है हमको यार, ये इस तरह से लग रहा है तो पूरा पूरा इसको इस तरह से लगाएगा, इसका वर्टिकल इंपैक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा, दिख भी रहा था हमें, पर हम देख रहे हैं मैथमेटिकली कि हाँ, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि the impact of jet on stationary vertical plate is Fx equal to rho a v square and the vertical impact is nothing but zero. This is the first case, ठीक है, जब इस तरह से ये होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट केस, ये नोट कर लीजिए आप।
नेक्स्ट केस है हमारा व्हेन द प्लेट इज इंक्लाइंड। मतलब जेट की डायरेक्शन थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो मैं उसको बना लेता हूँ थोड़ा सा इस तरह से। डायग्राम सही था, ये वही आ रहा है, ये हमारा पाइप है, दिख रहा है, नोजल है, जेट है। मान लो हमारी प्लेट जो है वो इस तरीके से इंक्लाइंड है ना, और ये हमारा जो है कुछ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है प्लेट हमारी, इस पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो आपको फ्लूइड यहाँ जाएगा तो फ्लूइड यहाँ जाएगा, वो दिखेगा। ज्योमेट्री समझना पड़ेगी थोड़ी सी। ये हमारी प्लेट है, पहले मान लो 4 एक्सिस, तो ये एक एक्सिस, ये 2 एक्सिस, 4 एक्सिस बन गई, ठीक है। अब ये प्लेट हमारी इंक्लाइंड है, मान लो ये एंगल थीटा है, मैं इस प्लेट के वर्टिकल कुछ लाइन खींच रहा हूं एक, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट, ये एंगल भी थीटा है, राइट। ये थीटा प्लस 90 होता है, ये समझ में आना चाहिए आपको, ये थीटा है तो मैंने ये बनाया एक्सप्रेशन। ये क्यों कर रहा है समझ में आएगा बस 2 मिनट में आपको। हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिंपली हमें पता है प्लेट गिवन है, केस है, ये फिक्स है, जेट आ रहा है, हमें निकालना क्या है, इंपैक्ट, यानी हमें निकालना है फोर्स। हम निकालेंगे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। होता क्या है सर, इट इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है, पूरा पूरा वेलोसिटी भी है m डॉट v, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख दूं पहले इतना, इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये है हमारा m डॉट v माइनस फाइनल कितना है, आप देख सकते। ये सरफेस है ना, मैंने ऐसा माना है, देखो इस पे क्या होगा, कुछ हॉरिजॉन्टल भी होगा, कुछ वर्टिकल भी होगा, तो मैंने ऐसा माना है, अभी देखना आप समझना, कि इस प्लेट पर एक वर्टिकल कुछ फोर्स लग रहा है Fn, इसको बोलते हैं नॉर्मल, वर्टिकल नहीं सॉरी, नॉर्मल परपेंडिकुलर, कि इस प्लेट पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है Fn। जब ये थीटा है ना, इसके परपेंडिकुलर मतलब ये वाला मैंने बोला Fn, इस प्लेट के Fn, तो ये हो जाएगा एक फोर्स Fn cos थीटा, है ना, और ये हो जाएगा एक फोर्स Fn sin थीटा। कोई दिक्कत भाई, Fn लग रहा है इस तरीके से, तो जहां से थीटा बन रहा है ये cos, ये वाला sin, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो वेलोसिटी है, डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन ये है, यहां से ये बना रहा है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि ये जो है, ये वेलोसिटी हो जाएगा v, हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है, ये v sin थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर है हो जाएगा v cos थीटा। तो मैं बनाता हूं कि ये जो है ये हो जाएगा v, क्लियर है एकदम से, ये चीज आ रही है थोड़ी सी, ठीक है। मैंने सिर्फ देखा कि प्लेट के परपेंडिकुलर मैंने फोर्स ड्रॉ किया, नॉर्मल फोर्स बोला मैंने, जब ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा Fn cos थीटा, है ना, ऐसे में, और ये हो जाएगा Fn sin थीटा। और वेलोसिटी का देखा मैंने, वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, तो ये वेलोसिटी sin थीटा, ये वेलोसिटी cos थीटा। क्लियर डायग्राम। अब देखो ध्यान से, बहुत काम आने वाली चीज है, देखो fx निकालना है हमको। ये fx क्या है, हमने देखा इंक्लाइंड है, तो भाई fx है हमारा Fn sin थीटा, मतलब नॉर्मल फोर्स जो भी आएगा उसका sin थीटा में कंपोनेंट जो होगा वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल इंपैक्ट। अब नॉर्मल फोर्स निकालते हैं, तो नॉर्मल फोर्स देखो ध्यान से, देखो मैं इस तरीके से क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इस डायरेक्शन में मुझे वेलोसिटी डायरेक्शन नहीं पता ढंग से अच्छे से। मुझे वेलोसिटी पता है कि ये v हो गया, ठीक है, पर जाने के बाद, कोलिजन होने के बाद ये जो फ्लूइड है वो ऐसा कितना जाएगा वो नहीं पता ना मुझे जो फ्लूइड है वो ऐसे ट्रेवल करेगा, पर अगर मैं करूं हॉरिजॉन्टल की या वर्टिकल की, तो वो ऐसे में और ऐसे में कितना जाएगा वो नहीं पता हमको। तो बेटर है कि हम उस माइन्यूट डिटेल, मतलब माइन्यूट एक्सप्रेशन में आने के पहले, ये जानने से बेटर है कि हम वैसा ना करके ऐसा कर लें। समझ रहा है आपको लग रहा होगा शायद कि सर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो इनिशियल और फाइनल में, तो इनिशियल मुझे पता है m डॉट इनटू v, फाइनल चाहिए हॉरिजॉन्टल में, तो फाइनल हॉरिजॉन्टल में सर कुछ इंक्लाइन जा रहा है, तो उसका मास वेट इधर कितना जा रहा है मुझे वो नहीं पता चलेगा। बेटर है कि हम वो ना करें, हम ये कर लेते हैं। देखो ये क्लियर सबको
ये लग रहा है FN, तो ये लग रहा है FN sin थीटा। अब हाँ, मुझे इस डायरेक्शन में तो पता है सारी चीजें भाई। FN निकालने के लिए देखो ध्यान से, डायरेक्शन में हम देखेंगे कि FN जो होगा वो होगा सर मास टू रेट जो है टोटल इनटू डायरेक्शन। ऐसे में कितना वेलोसिटी की हमें पता है, ऐसे में क्या है, ऐसे में है v sin थीटा, ये हमें पता है राइट। अगर आपसे पूछता मैं बताओ ऐसे में बताओ, तो आपको बताना मुश्किल हो जाता ना, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन ये है ठीक है। उसके बाद आपने कंपोनेंट निकाल लिया उसके, और आप ऐसे में निकाल पाते वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेटर निकल लेंगे। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि fx होगा m डॉट v sin थीटा इनटू sin थीटा। तो fx हो जाएगा m डॉट v sin स्क्वायर थीटा। हमें पता है हम डॉट v लिखते हैं, हम लिखते हैं रो a v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। जब हम बात करेंगे वर्टिकल की, तो ये हो जाएगा कि f y राइट, ये हो जाएगा हमारा क्या था एफ वाई में fn cos थीटा। तो fn cos थीटा, और fn क्या होता है m डॉट v sin थीटा cos थीटा। तो ये हो जाएगा रो a v स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। सो फाइनली आपसे 2 पॉइंट निकले हमने। ये पूछा है आपसे कि बताओ अगर कोई स्टेशनरी इंक्लाइंड सरफेस है तो बताओ उस पर किसी जेट का क्या इंपैक्ट रहेगा। हॉरिजॉन्टल रहेगा रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और वर्टिकल रहेगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। आपसे कभी भी ये चीजें नहीं पूछेगी कैसे हुआ क्या हुआ, आपसे ये पर ये आया कैसे आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर भूल जाओ तो एग्जाम में फटाफट सॉल्व कर सको। सिंपली रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। हमारा थर्ड केस कि अगर हमारा सरफेस फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, तो क्या होगा देखते हैं। कर्व्ड सरफेस में हम 2 बातें पढ़ेंगे, सिमेट्रिकल है तो क्या और अनसिमेट्रिकल है तो क्या। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं इसके अंदर कर्व्ड सिमेट्रिकल सरफेस या सिमेट्रिकल कर्व्ड सरफेस, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करता हूं मैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वही हमारा पाइप है, ये हमारी नोजल है, और ये हमारा जेट जैम है। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ कि भाई m डॉट v है, ये वेलोसिटी इसकी v है इस डायरेक्शन में। इसके बाद है ना, ये जो फ्लूइड है वो टकरा के ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर रहेगी v1। वापस हमारा क्या है, हमने माना है कि स्मूथ सरफेस, तो हमारे वेलोसिटी का लॉस नहीं होगा कि v इक्वल v1 इक्वल टू v2। तो ये 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन में हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, अब ये जो v डायरेक्शन बता रहा हूँ ना मैं आपको, ध्यान से देखना, ये जो v डायरेक्शन बता रहा हूँ ना मैं आपको इस तरीके से, इसको जब मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा पीछे, तो एक एंगल थीटा बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा v cos थीटा v sin थीटा। अब ये जो बचा हुआ एंगल है ना, ये वाला 180 माइनस थीटा, इसे हम बोलते हैं डेल, है ना, और ये डेल होता है डिफ्लेक्टर एंगल, कि कितना एंगल से हमने डिफ्लेक्ट किया है हमारे जेट को। ये जेट जो ऐसा था उसको डिफ्लेक्ट कर दिया, डिफ्लेक्टर एंगल जो है 180 माइनस थीटा, ऐसा हम पूछ सकते हैं आपसे। ध्यान ना, थीटा नहीं है ना, 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल जो है डिफ्लेक्टर एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल हो जाएगा इधर, तो एक कंपोनेंट्स का ऐसा, एक कंपोनेंट्स का ऐसा ना, तो ये हो जाएगा है ना हमारा सेम बनाएंगे इस तरीके से। ये थीटा, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, हाँ डायरेक्शन आपको क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 मिनट लगाना।
आपको निकालना है कि भाई कर्व सरफेस पे आपको निकालना है कि कितना हमारा फोर्स रहेगा, तो हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टली पहले, वही हमारा इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल कितना है सर, मास स्क्वायर्ड है m, वेलोसिटी है v। फाइनल कितना है, फाइनल जाने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है v cos थीटा, और इधर तो नेगेटिव में आएगा तो माइनस m डॉट बाई 2 v cos थीटा प्लस, और क्या है सर ये भी नेगेटिव में है और माइनस हो जाएगा m डॉट बाई t 2 v cos थीटा। क्लियर है ना कि ये इधर है इसलिए नेगेटिव ले रहा हूं, और वेलोसिटी इतनी है, मास सिमेट्रिक प्लेट में मैंने माना है कि इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा m डॉट v माइनस m डॉट v cos थीटा ना, बाय 2 प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m डॉट v प्लस m डॉट v cos थीटा, मतलब m डॉट v 1 प्लस cos थीटा, मतलब ये हो जाएगा कि m डॉट प्लस कितना रो ए वी, तो रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा ये 1 प्लस। तो आपसे ये पूछा गया एग्जाम में कि बताओ जब सिमेट्रिकल कर्व सरफेस पे जो कि स्टेशनरी है, अगर जेट पड़ता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो द इम्पैक्ट ऑफ अ जेट ऑन अ कर्व सरफेस दैट इज सिमेट्रिकल स्टेशनरी कर्व सरफेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। आपको बताना चाहिए। अब हम बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल कितना था, इनिशियल तो कुछ भी नहीं था सर, जीरो था, माइनस फाइनल कितना है सर, मास गया m डॉट बाई 2 और वेलोसिटी था हमारा v sin थीटा, ये ऊपर है इसके प्लस में, फिर प्लस वापस m डॉट बाई 2 पर ही नीचे है इसलिए माइनस में, माइनस v sin थीटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो f y नथिंग बट 0, ठीक है। दिख भी रहा है सिमेट्रिकल सरफेस है, बीच में जेट पड़ रहा है, पूरा पूरा से जो इसका इंपैक्ट है वो हॉरिजॉन्टल पड़ेगा, इसका वर्टिकल इंपैक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा, तो इट इज 0, इट इज रो ए वी स्क्वायर प्लस cos थीटा। एग्जाम में हमारे प्री या किसी भी दूसरी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट जो है अनसिमेट्रिकल कर्व सरफेस के लिए, आप नोट कर लीजिए इसको। आपसे बात पूछी जाती है कई बार कि तीनों में से कौन सा प्लेट हमारे ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये फोर्स पड़ रहा है उसमें, हमारे जेट का ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा हो, ज्यादा इंपैक्ट मिल रहा हो। तो ध्यान रखिएगा द कर्व्ड सरफेस इज प्रेफरेबल टू वर्टिकल और इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट। क्यों? बिकॉज ऑफ मोर इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स। कैसे बताता हूं, देखो हमें पता है, हमने देखा अभी कि सर इसका जो फोर्स आया वो क्या है, रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, ये आया हमारे कर्व का। हमारा उसको कितना है, वर्टिकल का आया था रो ए वी स्क्वायर, और हमारे इंटेंडेड कितना आया था, रो ए वी स्क्वायर cos थीटा, ये है ना रो ए वी स्क्वायर cos थीटा, नहीं sin थीटा आया था, सॉरी, है ना। यहाँ नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मल लग रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से कि जब रो ए वी स्क्वायर में sin थीटा मल्टीप्लाई हुआ है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू कम ही होने वाली है, इससे तो कुछ तो कम हो ही नहीं है। यहाँ पर इंटू में 1 प्लस समथिंग, ये जितना भी है और जब ऐड हो गया इंटू होगा तो ज्यादा ही होगा, तो डेफिनेटली ये वर्टिकल के लिए है, ये इंक्लाइंड के लिए। तो क्योंकि हमारे जेट का उस पर टकराने के बाद ज्यादा इंपैक्ट मिल रहा है हमें कर्व सरफेस में, उससे कम मिल रहा है वर्टिकल में, उससे कम मिल रहा है इंक्लाइंड में, तो हमारा बेस्ट होगा ये। आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि बताओ किसका इफेक्टिवनेस ज्यादा है, कौन सा फोर्स ज्यादा लगता है, तो द फोर्स ऑफ the impact of jet on a stationary curved surface is much more than other two surfaces, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा अनसिमेट्रिकल कर्व सरफेस।
तो देखिए इसमें हमारा जो नेक्स्ट केस है वो है कि व्हेन द फॉर द सिंपली फॉर अनसिमेट्रिकल कर्व सरफेस। इसमें जनरली जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर कर्व सरफेस है, देखो वैसे ये जो बना रहा हूं मैं अनसिमेट्रिकली बनता है हमेशा, पर आप समझने के लिए ठीक है ना, कुछ भी ये सिमेट्रिकल नहीं करने का मतलब थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंज है। इसमें हम बात करते हैं जब हमारा जो फ्लूइड अब तक हम कैसे कर रहे थे, जेट हमारा इस डायरेक्शन में डायरेक्शन में, अब अगर मैं जा रहा हूं मेरा जेट क्या है इस तरह से जा रहा है, थोड़ा पीछे बना लेता हूं उसको, कि हमारा जो जेट जा रहा है वो जा रहा है एक इसके जो फ्लूइड जो हमारा कर्व सरफेस है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस तरह से आएगा ये, ठीक है। मान लो कि जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो है v और ये कुछ थीटा जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो v cos थीटा v sin थीटा ये निकल रहा है। ये अगर सिमेट्रिकल होता तो सेम होता, पर क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है ये बना रहा है कुछ फाई एंगल, तो ये हो जाएगा v cos फाई, ये हो जाएगा v sin फाई। और जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि वो जो हमारा वेलोसिटी वाला जो है ना, ये इसके साथ हमने इस तरीके से कि ये वेलोसिटी वाला है, ये जाएगा यहाँ से 180 माइनस 5, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, और ये क्लियर है, ठीक है। अब सेम काम हम जो करते आ रहे हैं अभी तक कि हॉरिजॉन्टल क्या होगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल बट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इनिशियल कितना था सर, इनिशियल पूरा m डॉट भी नहीं था, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था सर, v cos थीटा था, तो m डॉट जो हमारा ये था मास फ्लो रेट और इनटू v cos थीटा। और वर्टिकल में देखेंगे तो पूरा मास फ्लो रेट तो गया, ठीक है, v sin थीटा sin 5 जगह यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा m डॉट v cos थीटा माइनस sin 5। चेक कर लेता हूं मैं, एक मिनट, हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल की, राइट, तो ये हो जाएगा cos फाई, और क्योंकि ये इधर डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा माइनस cos फाई, तो ये हो जाएगा m डॉट v cos थीटा प्लस cos फाई। तो दिस इज द इम्पैक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कर्व सरफेस। करेंगे वर्टिकल की, इसका कितना इम्पैक्ट स्टार्टिंग में इनिशियली, तो सर m डॉट v sin थीटा, ये हो गया इनिशियल, और फाइनल कितना था, फाइनल हो जाएगा सर ये भी m डॉट v sin फाई, तो ये हो जाएगा m डॉट v sin थीटा माइनस sin फाई। लेट मी चेक वंस, नो सॉरी, तो दिस इज द इम्पैक्ट इन केस ऑफ unsymmetrical curved surfaces, ठीक है, when the which is stationary in case of a jet acting on that surface। तो अभी तक हमने हमारा जो फर्स्ट केस है वो कंप्लीट कर लिया है पूरा। आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। आज के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे पहले वो हिंज वाला केस, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे मूवी वाले केस, है ना। तो आई थिंक 2-3 लेक्चर में हमारा खत्म हो जाएगा कर्व्ड सरफेस जो है, सॉरी हमारा इंपैक्ट ऑफ जेट जो है, फिर हम आगे बढ़ेंगे टर्बाइन सिंपल्स। सो आई गेस अभी तक इतना पढ़ा है, आप उन सभी के कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए, एक शॉर्ट नोट बनाकर भी, ताकि रिवीजन में आसानी होगी आपको। साथ ही साथ आप क्वेश्चन भी करते जाइए ऑब्जेक्टिव भी, ताकि थ्योरी भी क्लियर हो, और अगर कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम के, अगर कभी कोई आए हैं, वैसे तो जनरली नहीं आते, बहुत कम चांसेस हैं, पर अगर आपको मिले हैं कहीं पर तो आप प्लीज कर लीजिए उसे, ताकि प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।